सभी का स्वागत है। 2-4 दिनों में क्लास में अपना टॉपिक जो चल रहा था वो राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियों में एक जो शक्ति थी वो मैंने आपको पढ़ा दी थी, उसके पार्ट भी आपको बता दिए थे। आज हम राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, जिसके ये 4 भाग हैं। जो पहले वाली शक्ति बताई थी उसके भी भाग थे, अब दूसरी शक्ति के 4 भाग हैं, 1 2 3 4। 1 बाय 1 करके हम सभी के ऊपर ध्यान देंगे। दूसरे नंबर की शक्ति राष्ट्रपति की जो है वो है विधायी शक्ति, यानी विधि से संबंधित शक्ति। इसमें क्या होता है, भारतीय राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान तो है ही। ऐसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भारतीय राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारतीय संघ की जो कार्यपालिका है उसका वैधानिक प्रधान है। उसके साथ साथ वह भारतीय संसद का अभिन्न अंग भी माना जाता है। भारतीय संसद का अंग है, मैंने आपको बताया था कि भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यानी जब परीक्षा में अंग पूछे जाए तो हम 3 बताएंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और जब संसद के सदन पूछे जाते हैं तो हम 2 की चर्चा करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा की। तो भारतीय राष्ट्रपति जो है भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है और भारतीय संसद का उसको अभिन्न अंग माना जाता है। इसी रूप में उसे निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त हैं, जो एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है विधायी क्षेत्र का प्रशासन, विधि संबंधित क्षेत्र का प्रशासन। इस शक्ति के अंतर्गत वह संसद के अधिवेशन बुलाता है और उन अधिवेशनों को समाप्ति की घोषणा भी करता है। इस शक्ति के अंतर्गत संसद के अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति का है और संसद अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति करता है। और वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, ये मैंने आपको पहले बताया था, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसके निश्चित कार्यकाल से पूर्व भी भंग कर सकता है। वैसे लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह प्रधानमंत्री की सभा पर उसको 5 वर्ष पूर्व भी उसको भंग कर सकता है और ऐसा अब तक 9 बार हो चुका है। हमारे यहाँ भारतीय संसद, भारतीय राज्यव्यवस्था के इतिहास में ऐसा अब तक 9 बार हो चुका है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। जब संसद का अधिवेशन प्रारंभ होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है, उसी के द्वारा भाषण दिया जाता है। और राष्ट्रपति के इन भाषणों में शासन की सामान्य नीतियों की घोषणा होती है। एक जनरल नीतियां, सामान्य नीतियां जो राष्ट्रपति के द्वारा शासन के बारे में बताई जाती हैं, वो इसमें होता है। तो इसमें हम ध्यान देंगे कि इसकी मुख्य बातें ये हैं। विधायी क्षेत्र का प्रशासन, इसमें मैं एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूँ। तो मुख्य बातें हैं जो आपको पॉइंट आउट करनी है। उनमें इस शक्ति के अंतर्गत, विधायी क्षेत्र की शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है और उन अधिवेशनों की समाप्ति की घोषणा भी वही करता है। वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसके निश्चित कार्यकाल से पूर्व भी भंग कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री सिफारिश करे राष्ट्रपति को कि लोकसभा का चलना संभव नहीं है तो वह 5 साल लोकसभा का कार्यकाल होता है, लेकिन वह उसको 5 साल पूर्व भी भंग कर सकता है। और ऐसा अब तक 9 बार हो चुका है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण दिया जाता है और इन भाषणों में वह राष्ट्रपति जो है वो सामान्य नीतियों की घोषणा करता है, जो जनरल नीतियां होती हैं उनके बारे में बताता है। दूसरे नंबर पे बात आती है सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है, ये आपको पहले बताया था। राज्यसभा का टॉपिक जब हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा, जो संसद का उच्च सदन है, ठीक है, जो कभी भंग नहीं होता, स्थायी सदन है, जो संसद का दूसरा सदन है, उसको राज्यसभा कहते हैं। और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है या 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। वो कौन से लोग होते हैं जिनको मनोनीत करता है? साहित्य, विज्ञान, कला या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष सेवा उन लोगों के द्वारा की गई हो। इसमें खेल भी सम्मिलित है और मैं आपको बता दूं पहले खेल सम्मिलित नहीं था, लेकिन इसको संविधान में संशोधन करके, जैसे सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में मनोनीत किया गया था। सचिन तेंदुलकर के पास खेल विशेष में ही ख्याति प्राप्त थी,
क्योंकि पूरी दुनिया में सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान माना जाता है। क्रिकेट में उनकी पूरे वैश्विक लेवल पर भी एक पहचान है और इस क्षेत्र को, खेल को भी इसमें जोड़ा गया। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा या खेल इत्यादि के क्षेत्र में जो विशेष रुचि जो व्यक्ति रखता है या विशेष उसमें कुछ करके दिखाया है देश के लिए, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है, जिनकी संख्या कितनी होती है? 12 है। आप ध्यान देंगे, ठीक है। और वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है। ऐसे करके राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। नंबर 3, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत तीसरा जो बिंदु है उसमें है विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। यानी कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनके ऊपर राष्ट्रपति मनाही भी कर सकता है। वो कैसे हैं? देखिए, संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक, देखिए संसद में जो भी विधेयक होते हैं संसद के दोनों सदनों से पारित होते हैं। आपको अच्छे तरीके से पता होगा इसके बारे में। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होते हैं। दोनों सदनों से पारित होने के बाद में वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में ही कोई विधेयक विधि बन पाता है। इसमें आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, कोई भी विधेयक होता है तो सबसे पहले संसद के दोनों सदनों में जाता है, लोकसभा या राज्यसभा। जब वो दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति जब उसको स्वीकृत कर देता है तो वो विधेयक विधि बन जाता है, मतलब वो विधेयक कानून बन जाता है। ठीक है, इसमें देखिए संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। यानी जब तक राष्ट्रपति उसके ऊपर अपनी मोहर नहीं लगाएगा, चाहे भले वो दोनों सदनों से पारित हो जाए, जब तक राष्ट्रपति उसके ऊपर अपनी मोहर नहीं लगाएगा तब तक वो विधेयक विधि नहीं बन सकता, कानून नहीं बन सकता। इसके बाद में वह साधारण विधेयक को कुछ सुधारों के साथ, साधारण विधेयक होते हैं तो सामान्य विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक को कुछ सुधारों के साथ संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो सामान्य होते हैं, जिनमें सामान्य बातें होती हैं, उसमें राष्ट्र जब वो दोनों सदनों से पारित हो जाते हैं तो राष्ट्रपति के पास एक पावर है कि उन दोनों सदनों के पारित होने के बाद भी वह राष्ट्रपति के पास जाते हैं और राष्ट्रपति उन विधेयकों को वापस संसद को लौटा देता है कि आप इसके ऊपर पुनर्विचार कीजिए। मेरी बात आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। साधारण विधेयक जो दोनों सदनों से पारित हो जाते हैं फिर वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं और राष्ट्रपति जो है उन साधारण विधेयकों के बारे में संसद को पुनर्विचार के लिए कहता है। कहने का अभिप्राय ये है कि उन विधेयकों को राष्ट्रपति संसद के पास पुनः भेज देता है दोबारा कि आप इसके ऊपर विचार कीजिए। ठीक है, ये इसकी निषेधाधिकार की शक्ति लौटा सकता है। वह साधारण विधेयक को कुछ सुधारों के साथ संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन वह विधेयक संसद द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साथ पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकृति देनी होगी। इस बात को आप यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। ये है विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। तीसरा बिंदु, विधायी शक्ति का तीसरा बिंदु हम पढ़ रहे हैं, विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। देखिए, इसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। कहने का अभिप्राय संसद से पारित जो प्रत्येक विधेयक होता है वो दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब उनके ऊपर सील साइन कर देता है तो वह विधेयक विधि बन जाता है, कानून बन जाता है। उसके बाद में वह विधेयक विधि बन जाता है। वह साधारण विधेयक को कुछ सुधारों के साथ संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। कहने का अभिप्राय ये कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो दोनों सदनों से पारित हो जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति कुछ सुझाव देकर के संसद को एक कह देता है या ये मान लो कि वो अपने सुझावों के साथ ये कहता है कि इनके ऊपर आप पुनर्विचार कीजिए, लेकिन वह विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन के साथ संसद उसमें अगर मान लीजिए राष्ट्रपति के कहने पे कुछ संशोधन कर दिया या बिना संशोधन के या कुछ भी संशोधन नहीं किया के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उसको स्वीकृति देनी पड़ेगी। कहने का अभिप्राय ये है कि राष्ट्रपति ने अगर मान लीजिए विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दिया, संसद के पास वो पुनर्विचार के लिए चला गया और संसद ने अगर उसमें संशोधन कर दिया उसकी मर्जी, और अगर उसने संशोधन नहीं किया और उसको पारित कर दिया तो फिर कंडीशन ये होगी कि राष्ट्रपति को उसको स्वीकृति देनी ही होगी और वो कानून बन जाएगा। उसके बाद है अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
अध्यादेश को अंग्रेजी में ऑर्डिनेंस कहते हैं। जिस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा हो, देखिए हमारे संसद के अधिवेशन होते हैं समयानुसार, उनका एक टाइम निश्चित होता है जिसके अनुसार संसद के अधिवेशन होते हैं। और अगर मान लीजिए जिस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। मान लीजिए संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा और देश में कोई आपात कानून बनाना जरूरी हो जाए तो हम संसद के अधिवेशन की वेट नहीं करेंगे, संसद के अधिवेशन का इंतजार नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ऐसी स्थिति में वो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अब देखिए ये अध्यादेश की समयावधि क्या रहेगी, ये अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेंगे। यानी जब संसद का राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश लागू किया गया है वो अध्यादेश शुरू में तो माना जाएगा, लेकिन फिर संसद का जो अधिवेशन होगा उसके प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक भी लागू रहेंगे। लेकिन संसद चाहे तो उसके द्वारा इस अवधि को पूर्व में भी इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है। यह सामान्य बात है कि जिस समय संसद का अधिवेशन नहीं होता है उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। ये अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेंगे, लेकिन संसद अगर चाहे तो इसकी अवधि को 6 सप्ताह से पहले भी इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेंगे, मैंने आपको राष्ट्रपति की पहले वाली शक्ति पढ़ाई थी, ये दूसरी शक्ति है। पहली वाली शक्ति के भी 4 भाग थे, इसके भी 4 भाग हैं। इसको विधायी शक्ति कहते हैं। विधायी शक्ति के अंतर्गत विधायी क्षेत्र का प्रशासन आता है, सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति आती है, विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग आता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति आती है। तो इस तरीके से ये दूसरी पावर है राष्ट्रपति की, जिसमें ये 4 बिंदु आते हैं। आप इसको अच्छे तरीके से उतार लीजिए अपने नोट्स के अंतर्गत। आप इसको अपने नोट्स के अंतर्गत उतार सकते हैं। और अगला बिंदु हमारा राष्ट्रपति की शक्तियों का होगा देखिए अगली शक्ति राष्ट्रपति की है वित्तीय शक्ति, जिसको हम फाइनेंशियल पावर कहते हैं। तीसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति, इस शक्ति के अंतर्गत क्या होता है, देखिए ये फाइनेंशियल पावर है। राष्ट्रपति के पास वित्त के संबंध में क्या शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए भारत सरकार की उस वर्ष
और व्यय का विवरण रखवाएगा। आय और व्यय का विवरण रखवाएगा। आय और व्यय का विवरण रखवाएगा और उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे, उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे, धन विधेयक और अनुदान मांगे। धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। देखिए ये है द्वितीय शक्ति, दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा और इसको डार्क कर देते हैं। द्वितीय शक्ति देखो, राष्ट्रपति को वित्त के संबंध में क्या शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा, जो वित्तीय वर्ष होता है, उसके प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के समूह, जो संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के समूह भारत सरकार की उस वर्ष की, जो वित्तीय वर्ष की, एक साल में जो उस वर्ष की आय और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसको हम बजट कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में दोनों सदनों के सामने, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सामने राष्ट्रपति आय और व्यय यानी साल भर में सरकार को किन किन चीजों से तो इनकम हुई और किन किन क्षेत्रों में सरकार ने पैसा खर्च किया, यानी आय और व्यय, जिसको हम सामान्य भाषा में बजट कहते हैं, वो विवरण रखवाएगा। और उसकी आज्ञा के बिना राष्ट्रपति की अनुमति के या आज्ञा के धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। यानी आप इसमें इस बात का मतलब आप ये निकाल सकते हैं कि देखो, धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में आता है। एक बात का ध्यान रखना कि धन विधेयक जो है, बाकी सारे विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में जा सकते हैं संसद के, लेकिन धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में जाने से पहले वो राष्ट्रपति से स्वीकृत करेगा। उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। यानी धन विधेयक लोकसभा में जाता है, सर्वप्रथम लोकसभा में ही जाएगा, लेकिन लोकसभा में जाने से पहले वो राष्ट्रपति से स्वीकृत तो होगा। इस वजह से ये बात है कि उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। ये तीसरी पावर है राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों में, जिसको द्वितीय शक्ति कहते हैं। अब अगली बात है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। न्याय के क्षेत्र में जुडिशियल पावर जिसको हम कहते हैं, न्यायिक शक्ति। चौथा बिंदु है न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति में क्या आता है, इसको हम देखेंगे। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है। देखिए, आप अच्छे तरीके जानते हैं, संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया
उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वह उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय की कार्य व्यवस्था से संबंधित है। देखिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय की कार्य व्यवस्था से न्यायालय की कार्य व्यवस्था से संबंधित नियमों के संबंध में संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति क्षमादान की प्राप्त है। राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति क्षमादान की प्राप्त है। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के अंतर्गत दंड प्राप्त व्यक्तियों को दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने या क्षमा प्रदान करने या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार है। दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार है। आप इसको उतार लेंगे। मैं आपको पुनः एक बार इसके बारे में बता देता हूँ। जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्ति क्या है राष्ट्रपति की? संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है। हमारे शासन के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। देखिए, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं, लेकिन हमारे देश में विधान है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों से स्वतंत्र है। इसका मतलब ये है संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है, यानी जुडिशियरी सिस्टम इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। हमारे देश में न्यायपालिका या न्यायिक जो सिस्टम है, न्यायिक व्यवस्था है, वो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वह न्यायपालिका, देखिए, तो हमारे देश में संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता
उसके बाद में राष्ट्रपति क्या करता है, वह उच्चतम यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट जो भारत में एक ही है, उच्चतम या जिसको सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के जो हाई कोर्ट्स हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायपालिका न्यायालय की कार्य व्यवस्था से, यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय की कार्य व्यवस्था से संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय में जितने भी न्यायालय की कार्य व्यवस्था जो है, न्यायालय का सिस्टम है, उसकी कार्य व्यवस्था है, उससे संबंधित जितने भी नियम बनाए जाते हैं, उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति बेहद जरूरी है, आवश्यक है। राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति क्षमादान की प्राप्त है, ये ध्यान देने योग्य है। क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के अंतर्गत जो उसकी जुडिशियल पावर है, राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां हैं, इसके अंतर्गत उसे दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने, यानी वो दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमादान दे सकता है या उनके दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति का है, जो राष्ट्रपति की बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति मानी जाती है। ऐसे करके हमने आज राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां उसके पूरे भाग को पढ़ दिया है। कल आपको राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में बताएंगे, जिनको संकटकालीन शक्तियां कहते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों के 4 बिंदु थे, जिसमें पहले बिंदु के 4 भाग थे, दूसरे बिंदु के 4 भाग थे, तीसरा बिंदु था द्वितीय शक्ति और चौथा बिंदु है न्यायिक शक्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि पॉइंट वाइज आप इस बिंदु को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। कल हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। 1-2 दिन सोशल स्टडी की जो क्लासें हैं वो मिस हुई, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। बाकी आगे की क्लासें यथावत रहेंगी और आप अच्छे तरीके से पढ़ें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।